जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज एसेंशियल्स ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। तो कर्सर जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते थे, तो आपने स्लाइड्स के साथ साथ चलना है। एसेंशियल्स ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इसमें जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर जो एसेंशियल फोर्सेस हैं उनको बेसिकली हम स्टडी करेंगे। लाइक डिफ्लेक्शन कैसे होती है, डिफ्लेक्शन रुकती कैसे है, और उसका जो मूविंग सिस्टम है और जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसको हम ब्रेकिंग सिस्टम को हम डैम्पिंग भी कहते हैं, और डिफ्लेक्शन सिस्टम जो है ये कैसे काम करते हैं, तो इनको बेसिकली हमने स्टडी करना है। और ये जो हम स्टडी करेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जितने भी आपके। सिर्फ अपना माइक बंद कर लो। हसीब अपना माइक ऑफ कर लो। अच्छा जी, थैंक यू। इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटीज कर सकते हैं जो कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, करंट मेजर करने के लिए आपके पास एम मीटर है, वोल्टेज के लिए आपके पास वोल्ट मीटर है, पावर के लिए वॉट मीटर है, और एनर्जी के लिए आपके पास एनर्जी मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, और पावर फैक्टर मीटर है। तो ये तमाम इस वक्त डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद हैं, लेकिन जो बेसिक वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो एनालॉग थी, जिसको आगे फिर कन्वर्ट किया गया इनटू डिजिटल फॉर्म। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी। पावर फैक्टर की डेफिनेशन है, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रियल पावर फ्लोइंग टू द लोड टू द अपेरेंट पावर इन द सर्किट। यानी पावर फैक्टर जो होता है वो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी को शो करता है। आइडियल पावर फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए, और अगर वो 1 नहीं है, 1 से पीछे भी जा सकता है, 1 से आगे भी जा सकता है, अगर उसमें इस तरह की कोई खसूसियत पाई जाती है तो वो आइडियल पावर फैक्टर नहीं है। आइडियल पावर फैक्टर जब होता है तो हमारे पास जो है वो एफिशिएंट यूज ऑफ पावर होता है, और जब तक 1 पावर फैक्टर नहीं आता तब तक जो है वो हमारे पास जो है वो लोड ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होता है। उसको हम आइडियल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पावर यूजेज नहीं कह सकते। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, रेशियो टू द रियल पावर फ्लोइंग टू द लोड एंड अपेरेंट पावर। आप देखते हैं कि जो एनर्जी सिस्टम्स हैं, लाइक जो वापडा की तरफ से जो सप्लाई लाइन आपको आ रही है, वो वॉट्स में आपको नहीं बताई जाती, वो आपको एम्पेयर्स में बताई जाती है कि इतने केवीए की लाइन गुजर रही है। ये इसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं, थ्योरेटिकल पावर कहते हैं कि ये एक्चुअली हमारे पास इतनी जो है वो पावर है। लेकिन जब हम लोड की बात करते हैं, जब हम किसी मशीन की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं बताया जाता कि कितने केवीए की है, बल्कि हमें ये बताया जाता है कि इतने 1000 वाट की है, 2000 वाट की मोटर है, 3000 वाट की है, या आपके पास एयर कंडीशनर सिस्टम है 2000 वाट का है, 1000 वाट का है, कोई मशीन है। तो ये जो लोड है ये आपके पास उस मशीन के मुताबिक है। इसकी जो मेजरमेंट टर्म है वो है इन वॉट्स, और उसकी जो मेजरमेंट टर्म है वो है इन केवीए, यानी इन किलो वोल्ट एम्पेयर्स। यानी वहां पे रिलेशन वही है, P इज इक्वल टू वी आई। इसी को हम वॉट कहते हैं और इसी को हम वोल्टेज एम्पेयर कहेंगे। लेकिन इसमें फर्क क्या है, एक अपेरेंट पावर है, एक रियल पावर है जो कि लोड आपका कंज्यूम कर रहा है। इन दोनों की रेशियो का 1 होना ये जाहिर करता है कि जितनी अपेरेंट पावर थी उतनी ही लोड की पावर थी, बोथ वर सेम, सो पावर फैक्टर इज 1। और अगर ये 1 नहीं होता तो फिर हम कहते हैं कि पावर फैक्टर जो है वो 1 नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम रियल पावर इज ग्रेटर, तो वो ज्यादा कंज्यूम हो रही होती है एज कम्पेयर टू द अपेरेंट पावर। ठीक है, तो इस वजह से जो पावर फैक्टर है वो 1 नहीं होता। नाउ एक्टिव आर रियल पावर is measured in watts and is the power drawn by the electrical resistance of the system doing the useful work। यानी कोई मशीन है, अगर वो चल रही है तो वो जो पावर ड्रॉ कर रही है वो रियल पावर है। apparent power is measured in volts amperes and is voltage on the AC system multiplied by all the current flowing in it।
इट इज वेक्टर सम ऑफ द एक्टिव एंड द रिएक्टिव पावर। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो P इज इक्वल टू ट्रू पावर। अगर हम ट्रू पावर की सेंस में लें तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वही है P इज इक्वल टू वी आई। वहां पे अगर हम वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई आर तो हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्र आर आ जाएगा। और इस आई को अगर हम वी इज इक्वल P इज इक्वल टू वी आई में अगर हम v की बजाय i को कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास P इज इक्वल टू ई स्क्र ओवर आर बन जाता है। फिर E रिप्रेजेंट एक्चुअली द वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे हम उसको E के साथ इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये रियल पावर है, यानी जो लोड कंज्यूम कर रहा है। दूसरी साइड पे अपेरेंट पावर जो है उसको हमने एस इज इक्वल टू आई स्क्र जी के साथ रिप्रेजेंट किया है। जी यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सी इम्पीडेंस है, लाइक कैपेसिटिव लोड है, लाइक कंडक्टिव लोड है, किस तरह का लोड है, तो हमने उसको Z के साथ रिप्रेजेंट किया है विच एक्चुअली शोज द इम्पीडेंस। सो फर्दर इट कैन बी converted into S is equal to E square over Z, which is actually E square over R, या S is equal to IE measured in volts amperes, और जो real power है that is measured in watts. Is there any question till now? Okay. क्या करना है अब? ठीक है, सर जूम करें फिर सही नजर आती है। अब ठीक है। जी सर। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे हमने यहाँ पे जो प्रीवियस हमने देखा था, यहाँ पे हमने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासिफाई किया था इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्वांटिटी को देखेंगे, किस क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, फोर्स है, लेंथ है, टेम्परेचर है। अकॉर्डिंगली हम इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्स हम किससे मेजर कर सकते हैं, लेंथ हम किससे करते हैं, टेम्परेचर हम किससे करते हैं। तो ये एग्जांपल है कि हमारे पास मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं और इन क्वांटिटीज के रेलिवेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, और ये फर्दर जो है वो हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनसे आगे हम जो है वो रिड्यूस करते हैं कुछ फर्दर क्वांटिटीज। इनको हम बेसिक क्वांटिटीज कह देते हैं और उनको जो हम रिड्यूस करते हैं यहाँ से उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कह देते हैं। ये मल्टीपल क्वांटिटीज हैं फॉर रेफरेंस आपके लिए कि अगर आप इसमें देखना चाहें तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके लिए आमतौर पे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डिजाइंड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो तरह की बेसिकली डिवीजन है, एनालॉग और डिजिटल की। सो according to the voltage or current that can be measured, the instruments are classified as AC instruments and DC instruments, then AC and DC instruments। यानी पहले AC instruments फिर DC instruments, और फिर ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप AC और DC दोनों मेजरमेंट्स जो है वो ले सकते हैं। According to the effect of the current utilized by the instrument, they are classified as magnetic instruments, heating instruments, etc. etc. यानी बाज़ औक़ात आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट, इफेक्ट ऑफ द करंट। अब इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये मल्टीपल हो सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी ड्यू टू करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी ड्यू टू करंट है, और इसके अलावा इंडक्शन इफेक्ट भी ड्यू टू करंट है। तो समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलिटी ऑफ द करंट, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, लाइक डिटेक्टर्स हैं आपके पास, सेंसर्स हैं और ट्रांसड्यूसर्स हैं। what are detectors? These are the devices that indicates a change in one variable in its environment, for example pressure, temperature, particles। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इट इज अ डिवाइस दैट इंडिकेट्स अ चेंज इन वन वेरिएबल इन इट्स एनवायरनमेंट। वन वेरिएबल यानी डिटेक्टर जो है उसमें एक वेरिएबल होगा जो कि एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा है और उसी के अंदर जो चेंज है उसी को हम प्रोडिक्ट कर रहे होंगे। इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी टेम्परेचर, एटसेट्रा, कैन बी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल।
ये जो डिटेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। नाउ विद रिस्पेक्ट टू डिटेक्टर्स, अगर हम सेंसर्स को देखें, दीज आर the devices capable of monitoring specific chemical species continuously and reversibly। यानी ये ऐसे डिवाइसेस होंगे कि जो आपके पास रिवर्सिबली और ये एक तो एक्टिवली आप चेंज कर रहे हैं, आपका एक रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में आपके पास एक प्रोडक्ट आ रही है, और दूसरी आप उस प्रोडक्ट से रिवर्स जाना चाहते हैं। लाइक अगर हम एक कंट्रोल रूम की एग्जांपल लें तो टेम्परेचर का किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर पहुंचना, ये आपके पास एक आउटपुट है। फिर उसके बाद उसका रिवर्स आना, यानी वापस जो है अपने उस रिक्वायर्ड पॉइंट की तरफ जाना, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो सेंसर क्या करता है, इट इज एनालिटिकल डिवाइस जो कि बेसिकली एनालाइज भी करता है सिचुएशन को, and capable of monitoring the specific chemical species, the chemical reactions continuously and reversibly। यानी कंट्रोल अचीव करने के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए, इनपुट आपके पास मुसलसल आ रहा है, जब आपके पास रिक्वायर्ड इनपुट आ जाता है और अगर उस इनपुट से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है तो फिर उसको रिवर्सिबली कंट्रोल करता है। उसको नीचे लाने के लिए फैन को ऑन करेगा या जो भी आपका कूलिंग सिस्टम है उसको ऑन करेगा, और ऑन करने के बाद जो है वो वापस आपके पास जो है वो आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आउटपुट। दिस इज नॉट द आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर। डिटेक्टर जो है वो आपको वन वे कम्युनिकेशन करेगा, आपको जस्ट डिटेक्ट करेगा कि दिस थिंग इज यू आर मेजरिंग, और वो उसका आउटपुट आपको देगा, जबकि सेंसर जो है वो आपको दोनों आउटपुट दे सकता है। आमतौर पे इसमें स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डिटेक्टर एंड व्हाट इज सेंसर। ट्रांसड्यूसर is a device that converts information in non-electrical domain to electrical domain and the converts। So non-electrical domain से मुराद हमारी कोई भी ऐसी चीज जिसको आप साउंड है, आप साउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस। तो इस तरह की जो कन्वर्जन है उसको हम ट्रांसड्यूसर से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल डोमेन टू इलेक्ट्रिकल डोमेन, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। आप कोई भी चीज जो है एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स। देन इफेक्ट्स ऑफ करंट यूटिलाइज्ड बाय द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। ये कुछ इफेक्ट्स हैं, दैट दीज इफेक्ट्स आर यूजुअली कैरिड आउट with the current। These instruments utilizes one of the effects of the current for their operation। Important effects are as under: magnetic effect, this is done because of the current; electrodynamic effect, thermal effect, electrostatic effect, induction effect, chemical effect and Hall effect। ये तमाम इफेक्ट जो हैं ये करंट की वजह से होते हैं। किस तरीके से होते हैं, अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? When electrical current flows through a wire, it behaves like a magnet। When electrical current flows through a wire, बिजली की आपके पास तार है, उसमें से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, it behaves like a magnet। आप कहेंगे जी मैग्नेट कैसे? मैग्नेट आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप इसके करीब जो है एक वायर जो है वो लाइक बेयर वायर है, आप उसके करीब जो है वो एक नीडल को लेके जाते हैं तो इट विल अट्रैक्ट दैट नीडल। So this is called a magnetic effect of the electrical current। A coil of wire with an electrical current flowing through it creates a magnetic field। Putting an iron inside the current carrying coil can increase the strength of the electromagnet। So a changing magnetic field induces an electrical current in a conductor। अब यहाँ पे एक दूसरी बात की जा रही है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी पहले तो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट देखा कि करंट जो है जब एक वायर में से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसको चेंज करते हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल करंट। जिस तरीके से मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इन द सेम वे moving magnetic field can produce the electrical current, and this current is called induced current। Oersted shows that magnetic effect could produce by the moving electrical charges। जो अभी हमने magnetic effect देखा है, ये हमारे पास करंट कॉइल है जो आपको गोल्डन कलर में नजर आ रही है, ये करंट कॉइल है, और जो आपको ब्लैक कलर में लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
ये जो कॉइल है इसकी इस अरेंजमेंट को हम सोलेनॉइड अरेंजमेंट कहते हैं, और ये जो फील्ड आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जब इस तरीके से ऑब्जर्व किया गया तो ये जो आपके पास लाइंस रिसीव हुई हैं, दीज फील्ड पैटर्न्स इज रिजेंबल ए लॉन्ग बार मैग्नेट, यानी ये जो फील्ड लाइंस आपके पास आई हैं बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो भी इसी सेम पैटर्न पे होती हैं। यानी बार मैग्नेट को अगर आप रिप्लेस कर दें करंट कैरिंग कॉइल के साथ तो आपके पास वही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आता है जो आपके पास बार मैग्नेट के साथ आता है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है, उसको समझने की जरूरत है, और वो प्रैक्टिकल फिनोमिना ये है कि जब भी आपके पास कोई हाई करंट कैरिंग वायर गुजरी हो और पेयर वायर हो, लाइक वापडा की जो वायर्स हैं जो कि केवीएस के ऊपर करंट उसमें से जा रहा होता है, दे हैव देयर मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, और उसका तरीका ये होता है कि आप किसी भी कंडक्टर के पास ना जाएं। किसी भी कंडक्टर से मुराद ये है कि आप एक हाई केवीए लाइन गुजरी है, आप उसके पास अपनी तरफ से कोई वायर जो है वो लेके ना जाएं। जब आपके पास कोई एक्सटर्नल वायर होती है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस वायर में से उसको अपनी तरफ, उस वायर को अपनी तरफ खींचता है, या उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर देता है। उस इंड्यूस करंट की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो इंसान की मौत हो जाती है, और ये बहुत दफा हुआ है, बहुत सारी चीज जगहों पे हुआ है, और आमतौर पे ये उन लोगों के साथ होता है जो इथरनेट केबल या नेट की केबल जो है उसको लगा रहे होते हैं ऐसे एरियाज के अंदर जहाँ पे हाई केवीए लाइंस गुजरी होती हैं। अब तो ये बिल्कुल आम है कि लोगों की छतों लाइंस गुजरी होती हैं, शहरों के अंदर जो है ये आम है। पहले ऐसा नहीं होता था, लाइन जो थी वो बड़ी दूर से गुजरती थी, कहीं खेतों से गुजरती थी, लेकिन अब चूंकि पॉपुलेटेड हो गया है, वही खेत जो है वो अब आबादी के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब जो है वो आपके पास जो लाइन है वो आपके घरों के पास से गुजरी होती है, तो उसके अंदर जो मोर्टेलिटी के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ होती हैं, एंड दे कुड नॉट फाइंड द रीजन that how this has happened. So this has happened due to the magnetic field. Effect of current utilized by the analog instruments में हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट जो आप आमतौर पे डायनेमोमीटर पुराने साइकिलों के अंदर जो है वो लगे होते थे, उनके भी उनके उनके थ्रू भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन आजकल जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर भी ये इफेक्ट जो है वो हम देखते हैं। सर आपकी व्हाट आवाज इज कट दिस? रही है। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट इज दैट इफ शिव टू सर, करंट कैरिंग कॉइल्स आर टेकन। अब आप यहाँ पे वन एक इंडिकेटेड है और एक टू के साथ इंडिकेटेड है। जी, अब आ रही है? सर आपकी आवाज कट जी, रही है। अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर। हेलो? जी सर आ रही है अब। जी सर, आपकी तो आपके पास एक कॉइल जो है वो वन के साथ लेबल्ड है, दूसरी कॉइल जो है वो टू के साथ लेबल्ड है। तो जो वन के साथ लेबल्ड है ये लार्ज कॉइल है, इसका जो सर्कल रेडियस है वो ज्यादा है, और जो आपके पास टू के साथ है ये इंटरनल कॉइल है, इसको हम इंटरनल कॉइल कहेंगे। So if two current carrying coils are taken, they will produce unlike poles near each other. Current carrying coils हैं, but they will produce be a force of attraction between each other. Unlike poles attract each other. तो एक इसमें से coil जो है वो fix है. If one coil is movable and other is fixed, let's say the internal coil that is labeled with 2 is movable and the external coil is fixed. If one coil is movable and the other is fixed, there will be a motion of the movable coil. This effect is known as electrodynamic effect. जैसे ही आप इसको करंट पास करेंगे इन दोनों कॉइल्स के ऊपर, जब करंट आएगा तो दे विल बी मैग्नेटाइज्ड, और उसके नतीजे में जो इंटरनल कॉइल है इट विल बी अट्रैक्टेड, और उसकी जो अट्रैक्शन है दिस इज लिंक्ड विद द नीडल, और नीडल जो है वो स्केल के ऊपर मूव करेगी, और उस स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उससे हम डिफ्लेक्शन से आइडिया करेंगे कि कितना करंट जो है वो इसमें से फ्लो हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ करंट। देन थर्मल इफेक्ट है, मोस्ट ऑफ अस नो
इज इट वेरी मच थर्मल इफेक्ट में आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर है और इसमें आयरन है, केटल है, इन तमाम के अंदर एक चीज कॉमन है विच इज द एलिमेंट। उस एलिमेंट को हीट अप किया जाता है और उस हीट को फिर हम फर्दर जो है वो अपने लिए यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। यानी यहाँ पे करंट जो है वो थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद एलिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। अ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। दिस फोर्स, जी, सर एलिमेंट कौन सा होता है? एलिमेंट किसी भी मटेरियल का हो सकता है। लाइक उसमें ज्यादातर जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आयरन ही होता है, लेकिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो हीट को प्रोड्यूस करता है, यानी अपनी जो जो करंट जितना वो लेगा उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू हीट। तो स्पेसिफिक मटेरियल का एलिमेंट होते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हमने हिस्टेरिसिस लॉसेस पढ़ा था, इसी तरह हिस्टेरिसिस इफेक्ट उसके अंदर भी आता है कि उसको जो है वो हीट अप होके फिर कूल, फिर हीट अप, फिर कूल, और उससे कुछ टाइम के बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होती है और वो रिप्लेस करना पड़ता है। ओके सर। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। A force exists between the two charge plates. This force can be utilized to move one of the two plates. Electrostatic voltmeters are used for the measurement. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो है इसको अगर हम देखें तो जो हमारे पास कैपेसिटर है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जिसके ऊपर दो जो है वो चार्ज प्लेट्स के अंदर जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है। और जैसे हम उसको चार्ज करते हैं फिर हम उन दो प्लेट्स के दरमियान लोड अगर कनेक्ट करते हैं तो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लोड जो है वो चलता है और उसके बाद जो है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। साउंड इशू आ रहा है आई थिंक। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आइए। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का दोबारा बता दें। कैन यू हियर मी? नहीं आवाज आ रही? अब आइए सर। मुझे तो वैसे किसी की आवाज नहीं आ रही। वेट करें जरा, मैं डिस्कनेक्ट होकर ना दोबारा कनेक्ट होता हूँ। डायनामिक इफेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि इसमें दो कॉइल्स हैं हमारे पास। वन इज लेबल्ड एज वन एंड द अदर इज लेबल्ड एज सेकंड कॉइल टू। तो जो टू है, सेकंड कॉइल है, दिस इज अ मूवेबल कॉइल। और जब इन दोनों कॉइल्स के अंदर करंट हम पास करते हैं तो दोनों कॉइल्स जो है वो मैग्नेटाइज होती हैं, दे प्रोड्यूस अपोजिट फील्ड्स, एंड ड्यू टू दैट अपोजिट फील्ड्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें जो मूव हो सकती है वही अट्रैक्ट होगी दूसरी तरफ, और दूसरी जो है वो चूंकि फिक्स है तो वो अपनी जगह पे रहेगी। तो मूवेबल कॉइल के साथ जो है वो हमने स्पिंडल के थ्रू नीडल को अटैच किया हुआ है। और जैसे ही मूवेबल कॉइल मूव करती है तो नीडल जो है वो स्केल के ऊपर मूव करती है और जहां से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। So if one coil is movable and the other is fixed, there will be a motion of the movable coil, and this effect is known as electrodynamic effect. Next, please. थर्मल इफेक्ट हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज।
सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में दोबारा बताएं, कैपेसिटर का जो आपने बताया था। नेक्स्ट। जी 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 पूछे। सर मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, दोबारा बता दें वो जो कैपेसिटर के बारे में आपने कुछ इंडक्शन बताया। इफेक्ट। सो इंडक्शन इंड्यूस्ड कैपेसिटर जो है उसकी एग्जांपल है इंडक्शन इफेक्ट की। कैपेसिटर को जैसे ही आप चार्ज करते हैं तो दो जो प्लेट्स हैं वो चार्ज हो जाती हैं, और उनके अंदर जो चार्ज है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, बिकॉज दैट चार्ज इज नॉट मूविंग एक्चुअली, दैट इज स्टैटिक ऑन द प्लेट्स। और जब हम लोड को कनेक्ट करते हैं तो देन वो मूव करता है, और दैट पार्ट ऑफ टाइम टा जो है, जो जिसका टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम के लिए वो लोड को जो है वो ऑन करता है, और गेन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो वो जो टाउ है दैट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आर सी के बराबर होता है। तो उसके बाद फिर जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो गेन ऑन हो जाता है। तो ये लाइक ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की, जो कि कैपेसिटर के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है। और कितना चार्ज है इसके लिए वोल्ट मीटर डिजाइन है दैट मेजर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट्स। और इसकी जो एग्जांपल है, एक और भी एग्जांपल है, आजकल आप देखते हैं कि मॉस्किटो किलर्स रैकेट्स अवेलेबल हैं, और मॉस्किटो किलर्स जो है यूवी लाइट्स के साथ अवेलेबल हैं, जिनके अंदर जो है वो कैपेसिटर्स को यूज किया जाता है। तो कैपेसिटर जो है वो एक दफा चार्ज हो जाता है, और उसके बाद फिर जैसे ही मॉस्किटोज के अंदर आता है तो वो अपना जो हाई वोल्टेज है वो ट्रांसफर कर देता है इनटू दैट मॉस्किटो, और वो उसमें किल हो जाता है। और कैपेसिटर जो है वो, अगर तो वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है तो वो अगेन चार्ज हो जाता है, जैसे ही डिस्चार्ज होता है फौरन चार्ज हो जाता है, फिर अगेन कोई मच्छर आता है तो वो उसको किल करने के बाद जो है डिस्चार्ज होकर फिर चार्ज हो जाता है। लेकिन जो दूसरे हैं वो उनमें बटन होता है जो रैकेट्स हैं, तो वो जो रैकेट्स हैं उनको आपको मैनुअली चार्ज और डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो वो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। दैट हाई वोल्टेज एक्चुअली डजंट कैरी सो मच करंट इन दैट केस, क्योंकि वो एक 2.5 वोल्ट की बैटरी है जिसके ऊपर वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक 2000 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन वो जो 2000 वोल्ट है दैट इज विदाउट करंट, उसमें सिर्फ हाई वोल्टेज का एक झटका जो है वो आपको लगेगा। लेकिन जो मोर्टेलिटी है इन केस ऑफ ह्यूमन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें करंट का होना जरूरी है, उसमें करंट नहीं है, सिर्फ वोल्टेज है, तो एक झटका लगेगा और उसके बाद वो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन मॉस्किटो के लिए वो झटका जो है वो आखिरी होता है। सो इंडक्शन इफेक्ट, the finding that electrical current can produce magnetic fields led to the idea that magnetic fields could produce the electrical current। तो पहले हमने ये देखा था इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वहां से हमारे पास ये भी फिनोमिना जो है वो आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल करंट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। देन द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट caused by the changing magnetic field through a conducting loop is called induction। सो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, और ये आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर ये एप्लीकेशन जो है वो नजर आएगी। व्हाट इज दैट? द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ एंड द करंट बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे भी है और अगर वो चेंज हो रहा है, यानी उसकी फ्लक्स लाइंस को कट किया जा रहा है, तो देन आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगी by conducting loop is called induction, and this is called induction effect। electric currents induced in the conductors electric currents induced in conductors when exposed to the changing magnetic field। अगर आप एक कंडक्टर को प्लेस करेंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और वो हो भी चेंज रहा है, लाइक मैंने आपको हाई केवीए की एग्जांपल दी वायर्स की, अगर आप वहां पे कंडक्टर को प्लेस कर देंगे, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर कोई भी वायर है जहां से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लाइक इथरनेट केबल है, उसके ऊपर प्लास्टर की इंसुलेशन जरूर है लेकिन अंदर जो है वो कंडक्टर है, और अगर वो कंडक्टर एक सिरे से ओपन है तो इट कैन कैच द मैग्नेटिक वेव्स, और उनके अंदर से ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा और वो दूसरे टर्मिनल तक जाएगा। इन दैट अगर आप बीच में अपने आप को एज ए कंडक्टर या एज ए लोड पुट करेंगे तो वो जो है वो आपके थ्रू होके जाएगा, और चूंकि वो हाई केवीए लाइंस हैं, उसमें वोल्टेजेस भी है, उसमें एम्पेयर्स भी हैं, तो उसके अंदर मोर्टेलिटी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज।
जी। सर अगर वायर के ऊपर इंसुलेशन की हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है? अगर तो वायर एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, तो फिर तो नहीं होगा, वो पैक्ड है। जैसे आप अपने ग्लव्स के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स चढ़ा के वायर को पकड़ लें तो आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज देर इज अ ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड द करंट। और वो ब्लॉकेज जो है वो इंसुलेशन है जो आपने अपने हाथ के ऊपर जो है वो ग्लव्स की सूरत में की है। लेकिन अगर आप एक्सपोज करते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्चुअली हो ये रहा होता है कि आप अपने हाथ के अंदर जो कंडक्टर है उसको मूव कर रहे होते हैं। जब आप उसको मूव करते हैं तो फिर, या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव हो रहा होता है और उसके अंदर आप कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं, तो इन बोथ द केसेस करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है उस वायर के, उस कंडक्टर के अंदर। अब अगर वो एक्सपोज नहीं है टू द एनवायरनमेंट तो फिर उसके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि ये इंड्यूस करंट है। और वो इंड्यूस नहीं होगा बिकॉज वो कंडक्टर तो है लेकिन वो पैक्ड है, वो एक्सपोज नहीं है टू द एनवायरनमेंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से उसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके घर के अंदर यूपीएस के साथ जो बैटरी इंस्टॉल्ड है वो है। उसके अंदर आप देखते हैं कि जो केमिकल इफेक्ट है, केमिकली आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही होती है। तो बेसिकली तो आप उसको करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दोनों टर्मिनल से करंट मूव करता है और द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ लिक्विड काजेज द केमिकल चेंजेस। यानी करंट जो है उस लिक्विड, जो भी वो एसिड है उसके अंदर से जब वो पास होता है, इट प्रोड्यूसेस अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके नतीजे में बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। केमिकल इफेक्ट इज मेजर्ड इन एम्पियर आवर मीटर्स विच मेजर द कैपेसिटी ऑफ द बैटरीज। तो ये जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस इफेक्ट है, ये आप बैटरीज के अंदर देख सकते हैं। एंड वन थिंग that this electrolysis effect only happened with DC current, not with AC current। आप देखेंगे आप जो करंट दे रहे हैं वो आपका यूपीएस जो है उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेजेस। और वो जो डीसी वोल्टेजेस हैं बेसिकली आप वो बैटरी को प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट एसी करंट टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो सिमिलरली अर्थ के अंदर भी ये प्रोसेस हो सकता है कि आप एक करंट को एक जगह से अर्थ में दूसरी, टेस्टर्स, बड़े बड़े अर्थ टेस्टर्स जो होते हैं उनके थ्रू किया जाता है, लेकिन वो डीसी में कन्वर्ट करके किया जाता है, एसी के थ्रू आप इसको नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलाइसिस इफेक्ट हैपेंड विद द डीसी। सरप्राइज। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। हार इफेक्ट थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा बॉटम से। हार इफेक्ट जो है, द इफ एन इलेक्ट्रिकल फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि इनको आप थोड़ा सा मेरे साथ अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको हॉल इफेक्ट जो है वो समझ आएगा। इफ एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, यानी करंट जो है वो कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड exerts a transverse right angle force on the moving charge carriers if an electrical current flows through a conductor in a magnetic field। यानी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, यानी आपने कंडक्टर को प्लेस किया है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस कंडक्टर के चार्ज के कैरियर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स डालता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि द चार्ज कैरियर्स पुश देम टू वन साइड ऑफ द कंडक्टर। ये उन चार्ज कैरियर्स को कंडक्टर की एक साइड की तरफ पुश कर देता है। ये जो दो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली चार्ज कैरियर्स हैं
और जैसे ही ये ब्लू कलर के मैग्नेटिक फील्ड के पास आते हैं तो ये पुश हो जाते हैं टू द अदर साइड. This is basically used to find the drift velocity of the charge carriers. So this is also an effect of current, and this is used to find the drift velocity of the charge carriers. Next, please. Essential forces of indicating instruments. अब indicating instruments की 3 essential forces हैं. Deflecting torque, और उसके बाद कंट्रोलिंग टार्क है और डैम्पिंग टार्क है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें डिफ्लेक्टिंग टार्क को, तो जी ये वो टार्क है जो नीडल को वजह बनता है मूव करवाने का, यानी जिसकी वजह से नीडल जो है वो मूव होती है, इसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क कहते हैं. इट इज रिक्वायर्ड टू मूव द मूविंग सिस्टम. जो भी हमारा मूविंग सिस्टम है, हम उससे करंट मेजर करना चाह रहे हैं, हमसे पावर मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये उसको मूव करवाती है, ये जो टार्क है. एंड हेंस द पॉइंटर अटैच टू इट. पॉइंटर भी फिर इसके साथ है, वो मूव करेगा फ्रॉम जीरो पोजीशन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द electrical quantity. The deflecting torque or the operating torque TD is produced by the effects such as magnetic, electrodynamic and electromagnetic induction. ये जितने भी इफेक्ट हमने देखे हैं, यहाँ पे ये बात नोटेबल है कि जो डिफ्लेक्शन टार्क है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट, thermodynamic effect and electromagnetic effect of the current. अगर आपसे ये पूछा जाए कि how the deflection torque is produced, so the answer will be it is produced by the magnetic field, magnetic effect of current, electrodynamic effect of current or electromagnetic effect of current. इनके अलावा deflecting torque जो है electrical instruments के अंदर produce नहीं किया जा सकता. So these are the methods through which we can produce deflecting torque. Next slide, please. नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग टार्क. कंट्रोलिंग टार्क और कंट्रोलिंग फोर्स. तो जैसे ही आप मूव करते हैं, आपका डिफ्लेक्शन टार्क प्रोड्यूस हुआ. डिफ्लेक्शन टार्क प्रोड्यूस होने के बाद अब यहाँ पे ये बात समझने के लिए जरूरी है कि डिफ्लेक्शन जो है वो कंट्रोल्ड होगी. ऐसा नहीं होगा जो है वो फुल स्केल पर डिफ्लेक्शन कर जाती है. देयर इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड कंट्रोलिंग टार्क. ये उसको टार्क को कंट्रोल करती है, कितना करंट जो है वो मूव होगा और कितना करंट जो है वो मूव नहीं होगा. सो कंट्रोलिंग टार्क ब्रिंग्स द पॉइंटर टू जीरो पोजीशन व्हेन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट. जैसे ही आपने जो डिफ्लेक्शन टार्क जिस वजह से आप प्रोड्यूस कर रहे थे ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट, जिसकी इफेक्ट की वजह से टार्क प्रोड्यूस हो रहा था, जैसे ही आपने वो फोर्स रिमूव की, तो ये जो कंट्रोलिंग टार्क है ये नीडल को वापस अपनी जीरो पोजीशन के ऊपर ले आएगा. इट अलाउज द पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी. दूसरा काम इसका ये है कि जो क्वांटिटी आप आउटपुट दे रहे हैं इनपुट के तौर पे, ये उसके प्रोपोर्शनली नीडल को मूव करवाएगी. बिल्कुल विदाउट कंट्रोल मूव नहीं करवाएगी, ये फौरन जो है वो नीडल मूव करे और जीरो पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ पहुंच जाए. एंड द थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलिंग टार्क इज रिस्टोरिंग टार्क. ये रिस्टोर करता है जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है, उस डिफ्लेक्शन को ये जब आप करंट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये उसको वापस जीरो पोजीशन पे लेके आता है. एट जीरो पोजीशन डिफ्लेक्शन टार्क इज इक्वल टू कंट्रोल टार्क. जैसे ही आप डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, डिफ्लेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, कंट्रोलिंग टार्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही आप करंट को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो कंट्रोलिंग टार्क जो बढ़ा था वो वापस आने के लिए नीडल को प्रेशराइज करेगा कि वो वापस आ जाए. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट हमारे पास डैम्पिंग टार्क है. डैम्पिंग टार्क को हम ब्रेकिंग टार्क भी कहते हैं. और ये क्या करता है, इट सप्रेसेस द अनड्यू ऑसिलेशंस. इट सप्रेसेस द अनड्यू ऑसिलेशंस ऑफ द पॉइंटर एंड ब्रिंग्स द पॉइंटर टू इट्स फाइनल पोजीशन क्विकली. यानी जो नीडल है जब वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचती है, तो उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद उसके अंदर कुछ अनवांटेड ऑसिलेशंस आ जाती हैं.
यानी वो रुक नहीं रही है, वो वाइब्रेट करे जा रही है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है उनको स्टॉप करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये एक थर्ड फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क और डैम्पिंग फोर्स, which basically stops the pointer at its final position. It always acts opposite to the motion. ये उसकी मोशन का अपोजिट होगी। लाइक अगर नीडल राइट की तरफ मूव कर रही है, ये इसको लेफ्ट मूव करवाएगी ताकि वो स्टॉप हो जाए, और अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है तो ये इसको राइट की तरफ मूव करवाएगी कि वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। डैम्पिंग जो है ये इसके 3 लेवल्स होते हैं। वन इज अंडर डैम्प, द अदर इज ओवर डैम्प्ड एंड द थर्ड वन इज क्रिटिकल डैम्प। अंडर डैम्प की मिसाल ये है, अंडर डैम्प से हमारी ये मुराद है कि व्हेन द pointer oscillates about the final position and takes some same time to come to the rest. When the pointer oscillates about the final position and takes same time to come to the rest, ये एक आइडियल कंडीशन है। और ओवर डैम्प्ड क्या है कि when the pointer moves slowly to its final position in a lethargic way, in this case it is very difficult, नीडल जो है वो स्लोली जो है वो मूव कर रही है, और हर वक्त लगता है कि अभी भी रुकी और अभी भी रुकी, लेकिन वो चलती जा रही है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू टेक द फाइनल रीडिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग या डेड बीट ये है कि व्हेन द पॉइंटर मूव्स क्विकली एंड स्टॉप्स इमीडिएटली टू द फाइनल पोजीशन, दिस इज आइडियल केस, प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी obtained. So under damp is when the pointer oscillates about the final position and takes same time to come to the rest. ऑसिलेट करता है लेकिन फौरन जो है वो रेस्ट पे आ जाता है। इसको अगर हम ग्राफ की मदद से देखें, नेक्स्ट प्लीज। ये जो हमारे पास ग्राफ है, इसमें पहली जो लाइन है अगर हम इसको देखें जो आउटपुट की तरफ जा रही है, तो इसमें अगर हम देखें तो अंडर डैम्प लिखा हुआ है। इसके अंदर देखें कि जो हमारा टाइम है और जो डिफ्लेक्शन है, इन दोनों एक्सेस में से ये हमारा रिजल्ट है। बेसिकली नीडल जो है वो कितनी देर में आउटपुट पे आती है, और जहाँ डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है वर्टिकल एक्सेस पे, यहाँ पे देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सेस के पैरेलल, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेडी डिफ्लेक्शन। इस लाइन को अगर देखें तो ये हमारा बेसिकली टारगेट है, रिजल्ट है रीडिंग का। और जो अंडर डैम्प्ड कर्व है ये क्विकली, यानी विद नो टाइम एक्सेस को अगर देखें तो विद नो टाइम ये फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचती है, और उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, यानी ये मूव होती जा रही है और बहुत ज्यादा टाइम ले रही है रेस्ट पे जाने में, लेकिन एक वक्त आता है कि ये रेस्ट पे चली जाती है। दिस इज अंडर डैम्प्ड कंडीशन। एंड सेकंड इज क्रिटिकली डैम्प्ड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं क्रिटिकल डैम्प्ड, इसको अगर देखें तो ये क्विकली जो है वो गई है फाइनल पोजीशन पे और फिर रुक गई है। देयर इज नो ऑसिलेशन इन इट, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। थर्ड वन इज ओवर डैम्प्ड। यहाँ पे देखें कि जो नीडल है वो स्लोली मूव करती जा रही है और वो एक वक्त आएगा कि वो फाइनल पोजीशन पे जाके रुक जाएगी, और इट टेक्स टू मच टाइम। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ डैम्पिंग। मैथ की एक इक्वेशन है जिसकी मदद से ये जो ग्राफ है ये मॉडल किया गया है। तो हमारा इसमें इतना वो नहीं है स्कोप, लेकिन कहीं पे अगर आया तो आप उसको जरूर देखेंगे। उसमें कांस्टेंट एक कोफिशिएंट होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, उसकी मदद से ये तीनों वैल्यूज जो है हमारे पास आती हैं। सो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के केस के अंदर भी इन्हीं 3 तरीकों से हमारे पास जो है वो डैम्पिंग आती है। नेक्स्ट प्लीज। सर ये नेक्स्ट क्लास में कर लें। जी सर ये प्रोडक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन टारगेट नेक्स्ट क्लास में कर लें। समझ नहीं आई आपको क्वेश्चन, रिपीट करें। डिस्टॉर्शन आ रही है, बस इतनी समझ आइए कि कल कर लें।
चले इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। कुछ इश्यूज हैं, इंशाल्लाह होपफुली कल ये नहीं होंगे, तो यहाँ से हम डैपिंग से जो है वो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आप ये रिकॉर्डिंग जो है ये आप मुझे किसी तरीके से सेंड